हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ हाजिर हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी विषयों का हिंदी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड आपको कर रहा है, यानी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पैकेज के सब्सक्रिप्शन के। यानी ऐसा नहीं कि आप एक दो चैप्टर पढ़ें और कोई पैकेज लेना पड़े आपको। सारे विषयों की सारी कक्षाएं, सारे पार्ट बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें और परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो बस आपको करना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल को लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुंच सके और हम आपके लिए इसी तरह की निःशुल्क शिक्षा हमेशा प्रोवाइड करते रहें और इस तरह की वीडियो आप तक लेकर आते रहें। इसी कड़ी में आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपकी परीक्षा के हित के लिए बहुत जरूरी है कि पूरे चैप्टर को एक समरी फॉर्म में, पूरे चैप्टर को एक जिसको कह सकते हैं कि एक बुलेट पॉइंट्स या क्रक्स के हिसाब से हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की जब आजादी 1947 में हुई और उसके बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया, उसके बाद किस तरह से एक दल का प्रभुत्व बना रहा, और वो एक दल जो है कौन सा दल था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और एक ऐसा समय रहा, एक ऐसा कालखंड रहा जब इसका दबदबा बना रहा है। बाद में बहुदलीय प्रणाली आई, वो हम अलग वीडियो में भी करेंगे, और किस तरह कितने दल भारत में हैं या इस समय स्थापित हैं, इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो आज हम इस पूरे सेशन में करने वाले हैं कि एक दलीय प्रणाली में किस तरह से एक दल का वर्चस्व बना रहा और उसको एक दल का कालखंड भी कहा जाता है। अब इसके पहले कि जरा इस पर गौर करें, कुछ चीजें आपको बहुत जरूरी जान लेनी है, कुछ चीजें जो आपको समझ लेनी है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो ये कि 1947 में, यानी जब देश आजाद हुआ 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ। इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। ठीक है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद उसके बाद हमारे देश में आम चुनाव भी कराए गए। जब आम चुनाव कराया गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगभग 3 से 4 आम चुनावों तक कौन हावी रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में अभी हमको डिटेल में देखना है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने अलग अलग दौर में अलग अलग नेताओं का प्रभुत्व देखा, अलग अलग नेताओं का प्रभाव देखा, और कांग्रेस की जो बदलती रूपरेखा थी वो भी इसमें दिखाई पड़ती है। यानी 1952 से और 1967 तक ये एक ऐसा कालखंड रहा जिस कालखंड में कांग्रेस का एक दबदबा बना रहा। ये देश की राजनीति में खास करके ऐसा देखा गया कि राज्यों में थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस या इसका जो प्रभुत्व है वो कहीं मिला जुला भी रहा, लेकिन देश में, यानी देश के जो केंद्र सरकार थी, वहां पर इसका प्रभुत्व हावी रहा। इसका कारण यह हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो देश की जो फ्रीडम मूवमेंट था, आजादी के लिए जो लड़ाई जिस नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, उसमें सबसे अहम भूमिका या बड़े छत्र के रूप में कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया था, और यह माना गया कि आजादी में इसका सबसे बड़ा रोल है। और कांग्रेस आजादी से पहले, यानी इसकी स्थापना जो है वो 1885 में ही हो गई थी। ठीक है, एओ ह्यूम का नाम आता है जिनके नेतृत्व में, और कुछ और प्रबुद्धशाली लोग, दादा भाई नौरोजी, इस तरह के कई लोगों ने मिलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। और 1885 के बाद 1947 तक अलग अलग कालखंडों, अलग अलग कहानियों के जरिए, अलग अलग घटनाक्रमों के जरिए कांग्रेस चलती रही। और विशेष करके 2 भाग इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 1885 से 1920 तक और 1920 से 1947 तक। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चैप्टर शुरू होने के पहले बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि जो एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस का रहा है शुरुआती दिनों में, वो क्यों रहा, उसका धरातल उसकी क्या रही, और कैसे अचानक वो एक दलीय प्रभुत्व के रूप में, क्यों ऐसी पार्टियां छोटी छोटी और जो थी वो उसके सामने टिक नहीं पाई, तो उसका जो बैकग्राउंड स्ट्रांग था वो किस हिसाब से था। अब 1885 से 1920 तक कई नेताओं ने, यानी कह सकते हैं कि मेनी लीडर्स, कई नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस चलती रही। ठीक है, इन कई नेताओं के में बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, इस तरह के जो नेता है वो सब इसमें शामिल रहे। ठीक है, बड़े बड़े नेता रहे इसमें।
1920 से 1947 तक का जो दौर रहा, उसमें जो सबसे अग्रणी भूमिका रही, यानी ऐसा नहीं कि हर बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एक ही बार रहे अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस का जब भी नाम लिया जाता था तो उसमें सबसे आगे जो खड़े रहने वाले व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक। अब ये 1920 से 1947 के साथ जो नाम जुड़ा रहा वो महात्मा गांधी का जुड़ा रहा, और इनके फिर नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस काफी समय तक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनेकों बड़े बड़े नेता जो रहे वो इसमें काम करते रहे अपने अपने हिसाब से। और इसके बाद कांग्रेस की एक छवि बन गई कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाली इकलौती पार्टी है। इसमें कई बार अलग अलग मतों के लोग भी रहे, कुछ नरम दल के रहे, कुछ गरम दल का ज्यादातर हिसाब किताब ये 1920 तक चलता रहा, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे गुट थे जिनका मानना था कि बहुत अग्रेसिव होकर आजादी लाई जा सकती है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो, इस तरह के लोग, और कुछ ऐसे लोग थे कि नहीं, उनको लगता था कि बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, ठीक है। और 1920 से 1947 तक जो समय रहा, उस बीच में ये आजादी के जस्ट पहले का 10, 15, 20 साल था, तो पूरे देश में एक प्रभाव था कि ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब देश आजाद हुआ तो एक उत्तराधिकारी के तौर पर कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ कि भाई आजादी पाई गई है तो इनका ही वर्चस्व होना चाहिए। और हुआ भी, जब अंग्रेजों ने सत्ता छोड़ी देश से, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और 1947 से, या आप कह सकते हैं 1947 से और 1964 तक जो महत्वपूर्ण नेता इसमें रहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे, जवाहरलाल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। और उसके बाद के कालखंड में फिर इंदिरा गांधी रही, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी के कालखंड के बाद राजीव गांधी, और फिर धीरे धीरे एक दलीय प्रभुत्व खत्म भी होने लगा। तो ये एक जो छोटी समरी, एक जो छोटा समझ ये हमें बनाए रखना है। और इन नेताओं के बदलते कालखंडों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव आया, विभाजन हुआ, चुनाव चिन्ह बदले गए, कार्य करने की प्रणाली और शैली बदली गई, अलग अलग तरह की सरकारें बनी। उन सब पर छोटा छोटा संक्षिप्त चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि आज की स्थिति में कितने दल भारत में हैं। हालांकि बहुदलीय प्रणाली और जो कोलिशन गवर्नमेंट वाली सिस्टम आया 90 के दशक के बाद, उसकी चर्चा अलग सेशन में जरूर करेंगे, बहुदलीय प्रणाली के उदय जो हुआ। लेकिन इतना आपको बेसिक ध्यान रखना है कि ये जो परिप्रेक्ष्य था, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत का जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक दलीय वर्चस्व वाली राजनीति रही, वो हमें देखने के लिए मिली, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसे दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। निर्वाचन की प्रक्रिया से आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सामाजिकरण है और राजनीतिक सहभागिता है, वो दोनों क्या होती है, सुनिश्चित की जाती है। अब राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक सहभागिता है, इसका मतलब क्या है, यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने जब सत्ता छोड़ी, उस समय जो नीचे के तबके के लोग थे या जो आम जनमानस था, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई अधिकार नहीं होता था। उनकी सहभागिता ना तो बहुत सरकार को चुनने चलाने में ज्यादा थी, बाद के दिनों में कुछ इलेक्शंस होने लगे लेकिन वो भी उतने डेमोक्रेटिक नहीं थे, और न ही वो एक सरकार के रूप में किसी को व्यवस्थित करने के स्थिति में थे, और न ही खुद सरकार की स्थिति में, सरकार में शामिल होने की स्थिति में थे। तो जो ये निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो यही करती है कि राजनीतिक समाजीकरण करती है, यानी राजनीति का समाज के हर भागों तक पहुंचाना, सबको बराबर मौका देना, एक तो ये करती है, और सबकी सहभागिता उसमें बनती है। इसलिए इलेक्शन या निर्वाचन इसका अहम अंग बन जाता है। और इंपॉर्टेंट शब्दों में अगर कहें तो निर्वाचन सामाजिक परिवर्तन की एक बृहत रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी समाज जो सोशल चेंज है, जो सोसाइटी में परिवर्तन होने वाला था, ये करने वाले हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने लोकतंत्र का मार्ग चुना, हमने समाजवाद का भी मार्ग चुना, और हमने ये प्रयास किया कि सबको बराबर का मौका दिया जाए। और 1950 के समय में भी भारत ने सभी लोगों को, उस समय तो 21 वर्ष की आयु निर्धारित हुई थी, 21 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को बाद में 18 किया गया, बहुत बाद में, कि लोगों को चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या किसी भी तरीके के लोग हो, सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया। समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति, संचालन और विस्थापन को समझने के लिए, यानी जो उस समय से लेकर अब तक की जो पूरी सामाजिक पद्धति है, जो बदलाव का दौर है, उसको समझने के लिए हमको जो आम चुनाव हुए देशों में और उसके जो परिणाम है वो समझने जरूरी है। और जब इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया को हम समझेंगे तो हमको एक चीज दिखाई मालूम पड़ेगा, और ये पड़ेगा कि एक दल का प्रभुत्व तो हमेशा रहा, हमेशा मतलब कि आने वाले 2 दशकों तक कम से कम, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और 4 जो आम चुनाव हुए, 1967 तक के आम चुनाव जो हुए, उन चुनावों तक हमें यह दिखाई पड़ता है कि एक ही दल का प्रभुत्व जो है विद्यमान रहा, और उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापित्व को स्वीकार किया। अब देखिए, भारत की बहुदलीय प्रणाली जो है वो पश्चिमी देशों की बहुदलीय प्रणाली से अलग थी, और खास करके जब तक एक दल का वर्चस्व रहा तब तक तो ज्यादा,
जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, माफ करिए ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहां पर लगभग दो दल लड़ाई में दिखाई देते हैं और कभी एक की सत्ता कभी दूसरे की सत्ता इस तरह दिखाई देती है। लेकिन भारत में इसके विपरीत है, भारत में विपरीत था। खास करके भारत में यह देखा गया कि लगातार कई सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, एक दल का प्रभुत्व बना रहा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनेक दलों ने चुनाव में भाग लिया। लेकिन 1967 के पहले तक, यानी 52 के आम चुनाव से 67 की अवधि में 4 आम चुनाव संपन्न हुए, लेकिन केंद्र में कौन रहा? कांग्रेस रही। वर्चस्व किसका रहा? कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व रहता रहा। और कांग्रेस के अगर सीटों की संख्या आप देखिए तो 1952 में 354, ठीक है, 1957 में 371, 1962 में 371 और 1967 में 283 स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए। यानी कंप्लीट मेजोरिटी की जो बात होती है वो लोकसभा में उनको मिलता रहा और देश की सरकार में वो बने रहते थे। इसी पूरे प्रक्रिया को, इसी पूरी घटनाक्रम को चर्चा करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं कि भाई ये एक दलीय प्रभुत्व रहा तो कैसे रहा, किन दलों से थोड़ी बहुत चुनौती मिली, इसको भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसमें जो करिश्मा था, इसमें जो लीडरशिप थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी, और जवाहरलाल नेहरू की जो स्वीकार्यता थी उसी स्वीकार्यता के कारण जो है ये परिणाम भी दिखाई दे रहे थे। खास करके 2 आम चुनाव के बाद तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी लोकप्रियता में कुछ कुछ कमियां भी आई, कुछ कुछ उसमें सवाल भी उठे, इसलिए लगातार सीटों की संख्या थोड़ी कम हो रही थी, पर वर्चस्व बना हुआ था। खास करके 1962 के चीन के हार के बाद तो कुछ ज्यादा ही इसमें डेंटिंग आई थी। अब देखिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ, इस प्रथम आम चुनाव यानी 1952 की अगर हम बात करें तो यहां जो कांग्रेस है उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, यानी कि एक तरह से अप्रत्याशित यहां पर उनको नतीजे मिले, उसमें कोई समस्या नहीं आई। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व को देखते हुए मॉरिस जोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, उन्होंने एक बात कहा कि भारतीय दल व्यवस्था को एक दल के प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहने में कोई समस्या नहीं है। देखिए हमने लोकतंत्र को अपनाया था, हमने अलाउ किया था कि बहुदलीय हो सकता है, कोई भी दल बनाकर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे थे उसमें बड़े बड़े जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे या सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक दल के प्रभुत्व वाली व्यवस्था दिखाई पड़ती है। रजनी कोठारी ने कहा कि इसे एक दलीय प्रभुत्व या कांग्रेसी व्यवस्था का नाम भी दे दिया। रजनी कोठारी ने कहा कि भाई तो कांग्रेसी व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कम दिखाई पड़ती है, कांग्रेसी व्यवस्था है। और प्रथम आम चुनाव में छोटे बड़े राष्ट्रीय क्षेत्र मिलाकर 77 दलों ने भाग लिया। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, 77 दल लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस को ही एक तरफा इसमें क्या मिला? जीत मिली। ये आपको ध्यान रखना प्रथम आम चुनाव के हिसाब से इन चीजों को। लोकसभा में 489 स्थानों, अब देखिए लोकसभा में अलग अलग समय अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई होती है। जैसे टोटल मान लीजिए अगर 552, अब तो खैर एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, 585 अगर हम सीट मान लीजिए तो 550 सीट में पूरे 550 पर इलेक्शन नहीं है। जैसे अभी 543 पर चल रहा है, तो कुछ ऐसे सीट्स हैं जिनका हम इलेक्शन नहीं अभी करवा पा रहे हैं या कुछ परसीमन में बढ़ाएंगे, तो अलग अलग समय में अलग अलग नंबर्स ऑफ सीट रही है लोकसभा में। तो 489 स्थानों में कांग्रेस को 364 और से सभी दलों को मिला के केवल 89 स्थान मिला, यानी एक तरफा पहले चुनाव में यह जीत हासिल हुई। आप ध्यान रखिए 36 स्थान निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट, जो किसी दल से नहीं थे, उनको प्राप्त हुए थे। इस निर्वाचन की सबसे दूसरी विशेषता ध्यान से समझिए, कांग्रेस को कुल डाले गए मतों में 50% से कम वोट मिला था, लेकिन सीटें 75% तक मिल गई थी। ये होता है, देखिए भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब देखिए दुनिया भर में इलेक्शन के 2 तरीके होते हैं, 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा आप कि दुनिया भर में इलेक्शन के 2 महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक जिसको कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखिए ये राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे यहां दिखाई पड़ती है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, सीधी बात, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं सबसे ज्यादा वोट वाला विजेता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन कंसेप्ट को समझना, सबसे ज्यादा वोट वाला विजयी, यानी जिसने सबसे पहले एक वोट से भी अगर बढ़त बना ली तो उसको विजेता मान लिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मान लीजिए 5 सीटें हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 5 सीटें लोकसभा की मान लीजिए है। यहां पर किसी दल को मिल गया 2000 वोट, ठीक, यहां किसी दल को मिल गया 3000 वोट, यहां किसी दल को 500, 500 और 500। अब ध्यान से समझिए, जो दूसरा दल है
अब ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां जीत का अंतर किसी दल का बहुत बड़ा हो लेकिन यहां कम कम वोट पाए हो। टोटल वोट हो सकता है कोई दल बहुत ज्यादा पाए लेकिन सीटें उसको कम मिले। समझ रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि टोटल वोट अगर 5 सीटों का आप मिला दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 5 सीटें हैं, इसका नतीजा आया कि पार्टी ए 3 सीट जीत गई, पार्टी बी 2 सीट जीत गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी ए से ज्यादा वोट मिले हो, यानी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां उसको बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन ज्यादा वोट मिलने से फर्क नहीं है, सीटें जिसको ज्यादा मिलेंगी वो विजेता मानेगा। और सीटें किसको मिलेंगी? जो एक वोट से भी ज्यादा निकल गया जिस सीट पे, हर सीट पे। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और प्रोपोर्शनल यानी जितने वोट पड़े हैं उस अनुपात में सीटें मिले। तो ये दुनिया भर की 2 प्रणालियां चलती हैं। हमारे यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। तो विशेषता यह हुई कि कांग्रेस को 50% से भी कम लोगों ने वोट दिया लेकिन सीटें उसको 75% मिल गई। प्रथम आम चुनाव के पश्चात कोई भी राजनीतिक दल विरोधी दल का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका। तो टोटल सीट का 10% अगर आपके पास मिलता है तो आपको विरोधी दल का दर्जा मिलता है। आजकल भी भारत के लोकसभा में विरोधी दल का दर्जा कांग्रेस को नहीं हासिल है क्योंकि 10% सीटें नहीं आ पाती हैं। तो यही स्थिति पहले आम चुनाव में भी देखने के लिए मिली थी, जो महत्वपूर्ण है, आप नोट करके रखिएगा। इस निर्वाचन में सोशलिस्ट पार्टी उस समय देखिए जो चैलेंज करती थी, जो एक समाजवादी विचारधारा पर चलने वाली सोशलिस्ट पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण वगैरह इसके काफी पक्षधर थे, तो इनको केवल 12 स्थान मिले और किसान मजदूर पार्टी को 8 स्थान मिले, यानी 8 सीटें किसान मजदूर पार्टी, 12 सीटें सोशलिस्ट पार्टी। साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको इस चुनाव में 16 स्थान मिले और लोकसभा में यहां सबसे बड़ा विरोधी दल था। तो सबसे बड़ा विरोधी दल लोकसभा में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ध्यान रखिएगा। तो अगर प्रथम आम चुनाव की स्थिति की बात की जाएगी तो जो ऑपोजिशन में होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी होगा, साम्यवादी दल होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन चुनाव परिणामों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की पुष्टि की और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश में जो नेता हैं जिनका नेतृत्व स्वीकारा जा रहा है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और उस जमाने में वो बहुत फेमस भी हुए, बहुत अपने नीतियों के कारण उनका नाम भी बहुत हुआ। एक तो आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका रही प्रथम। इसके अलावा लाहौर जो 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, वहीं से वो हीरो बनकर निकले थे। और उसके अलावा फिर जब शीत युद्ध का काल आया तो हमने पढ़ा है उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी लीड किया पूरी दुनिया में। और इस तरह अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू भी वो आगे बढ़ रहे थे। तो जो सबसे पहला डेंट आया उनके करियर में वो 1962 का चीन युद्ध आया, लेकिन उससे पहले वो एक क्षत्रिय राज इनका देश में चल रहा था। ये चुनाव के नतीजे भी बता रहे थे। दूसरा आम चुनाव जो है 1957 में संपन्न हुआ और यहां भी कुल मिलाकर कांग्रेस का ही वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। और यहां केवल 4 राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की। अब ध्यान से समझिए, भारत में 2 तरीके की राष्ट्रीय दल होते हैं। एक होता है जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है, अभी हम उन दलों की चर्चा भी करेंगे, और एक राज्य स्तर के दल प्राप्त होते हैं। अगर उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे या अलग चर्चा करेंगे कि क्लास में देखेंगे कि भाई राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलती है। लेकिन आप छोटे में ये समझ लीजिए कि अगर किसी पार्टी को 6% सीटें मिल जाती हैं और 4 राज्यों कम से कम 4 लोकसभा की सीटें मिल जाती हैं इस तरह से, या उनको 2% पूरा लोकसभा की सीटों में से कम 2% वो सीट जीत जाते हैं, इस तरह की क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। या उनको 4 राज्यों में राज्य दल का यानी स्टेट अगर पार्टी का दर्जा मिल जाए तो भी वो राष्ट्रीय दल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे तृणमूल कांग्रेस को मिल गया था। तो उस समय के जो हालात थे, केवल 4 ही दल थे जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली, बाकी राज्य स्तरीय 19 दलों को मान्यता प्रदान की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने उस समय मान्यता दी। मान्यता प्राप्त और गौर मान्यता प्राप्त कुल 45 राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में भाग लिया। इस आम चुनाव में पुनः कांग्रेस को क्या हुआ, वर्चस्व हुआ और उसने 49 से 77% वोट किए। ठीक है, 49.77% वोट मिले थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 49.77%। कांग्रेस को लोकसभा में 494 में से 371 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, एक बार फिर बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। इस प्रकार कांग्रेस को कुल स्थानों में से 75% स्थान प्राप्त हुए। इस बार भी विरोधी दल को बहुत बड़ा धमका लगा। हाँ, साम्यवादी दल जो था उसको 27 स्थान मिल गए, थोड़ा बढ़ गया था। सोशलिस्ट पार्टी जो 12 पे थी वो घट के 4 पर आ गई थी। तो साम्यवादी सोशलिस्ट आपस में ही कम ज्यादा हो रहे थे। केरल और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त हुआ। देखिए पहले क्या होता था ना कि सेंटर वाला इलेक्शन और स्टेट वाला इलेक्शन एक साथ होता था। तो सेंटर वाले में भी उसका वर्चस्व था और स्टेट में 1-2 स्टेट को छोड़ के फिर उसका वर्चस्व हावी रहा। यानी आप देख सकते हैं कि एक दलीय जो प्रणाली थी उसका वर्चस्व कैसे दूसरे आम चुनाव में भी आपको दिखाई दे रहा है। इन पॉइंटर्स को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। तीसरा आम चुनाव की अगर बात करें तो ये 1962 में हुआ और ये वो दौर था जिस समय भारत चीन युद्ध भी हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध, अक्साई चीन वाले और तिब्बत वाले मामले को लेकर इस चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहले क्या होता था ना कि जैसे क्या होता है कि लोकसभा की सारी सीटें डिवाइडेड होती हैं, यानी पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है।
होता है ना, तो अलग अलग, जैसे किसी एक कक्षा को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ऐसे पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है कि भाई एक ये जैसे दिल्ली के नाम से, दिल्ली अगर है तो वहां पर 4 ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ऐसे करके कई लोकसभा सीटें बनाई जाएंगी। या कोई एक शहर है या कोई एक जिला है, उसमें 2-3 लोकसभा की सीटें बनाई जाएंगी कि यहां से 2-3 मेंबर जाएंगे। तो पहले एक ही सीट से कई मेंबर्स की समस्या थी, का व्यवस्था थी। तो पहले क्या होता था कि बहुसदस्यीय से उसका था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको एक सदस्यीय कर दिया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य जीतकर जाएगा। ठीक है, तो यह परिवर्तन कब किया गया? तीसरे आम चुनाव में। इसको ध्यान रखिएगा, तीसरे आम चुनाव में क्या कर दिया गया, एक सदस्यीय वाली व्यवस्था लागू कर दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि तीसरे आम चुनाव में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का भी भेदभाव समाप्त कर दिया गया और उन सभी, ध्यान रखिए, राजनीतिक दलों को भी राज्यों में आरक्षित चुनाव चिन्ह दिया गया। तो अब क्या किया गया, पहले राष्ट्र स्तर का एक पार्टी होती थी, फिर राज्य स्तर की होती थी, ये भेदभाव समाप्त करके राष्ट्रीय माने एक आरक्षित चिन्ह, यानी सभी जो राजनीतिक दल थे उनको एक प्रिस्क्राइब्ड सिंबल दिया गया कि इस सिंबल पर आप लड़ सकते हैं। और जिनको कम से कम 3% वोट मिल जाता था राज्यों में, उनको सिंबल दे दिया था कि चलो इस सिंबल पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का अपना दिया होता कि भाई ये सिंबल आपका रहेगा, इस पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, भले आपको मान्यता नहीं मिली है। 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस को 45.06%, देखिए अब बार बार ये परसेंटेज घट रहा है, कहां पहले 49 था, फिर 46% वोट आ गया। साम्यवादी दल को 9, प्रजा समाजवादी दल को 6%, जनसंघ को 6.42 और स्वतंत्र पार्टी को 7.6% वोट मिला। आप देख सकते हैं कि अब कुछ नए, जैसे जनसंघ भी इसमें आ गया, स्वतंत्र पार्टी भी आ गया, कुछ पार्टी बढ़ रही हैं और कांग्रेस का भी वोटिंग परसेंटेज कुछ घट रहा है। तो हालांकि तृतीय आम चुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो पहले जितना बढ़िया नहीं था, लेकिन एक बार फिर सरकार बनाने में वो कामयाब रही। पुनः जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1964 में उनका निधन हो गया और उसके बाद से बहुत ही महान व्यक्ति तुम्हारे भारत के श्री लाल बहादुर शास्त्री वो प्रधानमंत्री बने थे और उनके कालखंड में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध देखने के लिए मिला था। तो तीसरे आम चुनाव में भी क्या हुआ, एक तरह से वर्चस्व बना रहा कांग्रेस का और उसकी सत्ता आती रही। इस चुनाव के भी नायक नेहरू रहे और एक बार पूर्व उन पर विश्वास जताते हुए लोगों ने क्या किया, उनको वोट दिया। तो तीनों ही चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने एक दलीय प्रभुत्व वाली सिस्टम को कायम रखा। यानी अगर आप पहला आम चुनाव देखिए 52 का, उसके बाद तीसरे आम चुनाव पर आप 62 तक आ जाइए, एक दलीय प्रभुत्व ही रहा, यानी कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा। यह आपको ध्यान रखना है, यह सिस्टम आप आंसर राइटिंग करते समय जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहले आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व राष्ट्रीय स्तर पर कायम रहा, भले ही इसका कारण नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व रहा, अतः विपक्षी दलों में फूट, विपक्षी दल भी एक साथ नहीं आ पा रहे थे और नेहरू की लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। तो ये कंडीशन जो है उस समय बना हुआ था और उनकी जो प्रभुत्व था वो कायम था। लेकिन राज्यों में कांग्रेस का वो प्रभुत्वशाली स्थिति नहीं था। लेकिन ये देखा जा रहा था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां पर उतना ठीक से कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं जमा पा रही थी और इसलिए उनको कई सरकारों में अपनी राज्यों में सरकार गंवानी भी पड़ी। सन 52-53 में, 63-64 में थोड़े थोड़े समय छोड़कर कांग्रेस ने अकेले सभी राज्यों पर शासन नहीं किया। अकेले वो दम पर चुनाव में शासन नहीं कर पा रही थी, अन्य अन्य राज्यों में उसको समझौता करना पड़ रहा था। 1952 में उसे 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, मद्रास, पेप्सू, पुडीसा, त्रावणकोर, ये कोचीन, ये जो राज्य थे इनमें उनको क्या हुआ, इनमें इनको वर्चस्व नहीं मिला, इनमें इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यानी वो समय जब एक दलीय प्रभुत्व का था, जब पूरे देश में कांग्रेस को सीटें मिल रही थी, कुछ राज्य थे जहां पर कांग्रेस को क्या हुआ, सरकार स्टेट में बनाने का मौका नहीं मिला। पता है ना, केंद्र की सरकार अलग, राज्यों की अलग, तो राज्यों में उतना प्रभुत्व नहीं बना पा रहे थे और ये देखा गया कि राज्यों में लोग लोकल पार्टीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस को कम। राजस्थान में मुश्किल से मिल पाया, मद्रास में उसकी स्थिति इसलिए बच गई क्योंकि आंध्र प्रदेश उससे अलग हो गया। अच्छा, एक कंडीशन और आई 1956 में, ध्यान रखिएगा, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ या गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन या पुनर्गठन, ठीक है। तो उसमें आंध्र प्रदेश वगैरह इंपॉर्टेंट रहे और जब ये गठन भाषा के आधार पर जब मांग भी चल रही थी, जब कांग्रेस ने मान ली, तो फिर राज्यों में थोड़ी स्थिति उनकी मजबूत हुई। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्टों ने 1954 के नवंबर में कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था और राष्ट्रपति शासन लग गया था। लेकिन 1956 में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के बाद कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई। यही प्रयास तेलंगाना के समय भी था। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, पर मिल नहीं पाया। लेकिन उस समय की स्थिति में कांग्रेस को लाभ मिला था जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखिएगा। 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ, इसको भूलिएगा नहीं। कब हुआ? 1956 में। आगे देखते हैं। मद्रास और हैदराबाद के तेलुगु भाषी जिलों को मिलाकर आंध्र प्रदेश की रचना से कम्युनिस्ट प्रधान मालाबार जिले के मद्रास से निकल जाने के बाद
आंध्र प्रदेश और मद्रास दोनों जगह कांग्रेस की प्रधानता स्थापित हो गई। कारण समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भाषा के आधार पर विभाजन के बाद कांग्रेस को क्यों फायदा हुआ। तो पहला फायदा तो यह हुआ कि मद्रास और हैदराबाद के जो तेलुगु वाले लोग थे उनको मिला के आंध्र प्रदेश बना दिया गया, और कम्युनिस्ट जिन जगह पे मालाबार जिले में जो कम्युनिस्ट रहते थे वो मद्रास से निकलकर दूसरी जगह चले गए। तो इसलिए कांग्रेस का जहां पे वोट नहीं था, जो ऐसे स्टेट्स जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी, वहां पर उनके जो तेलुगु बोलने वाले और जो आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश वाला जो बना, आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया, उससे कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग चल रही थी और कांग्रेस ने उसको मान लिया था। दूसरी ओर केरल और उड़ीसा में उसे बहुमत नहीं मिल सका। ये भाई जाहिर सी बात है, जो केरल में चले गए थे, केरल के थे और उड़ीसा के थे, वहां प्रभु तो पहले से कम हो रहा था, वहां फिर नहीं बहुमत मिला। 1960 में केरल पुनः मध्यावधि चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के मोर्चे ने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया। देखिए, ये इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा है, ठीक है, भारतीय मुस्लिम लीग। ये केरल में उस समय काफी एक्टिव थी और आज भी ये केरल की पार्टी बन के रह गई। अब तो प्रभुत्व तो कम है इसका। ये भारतीय मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग आप उसको कहते हैं। जो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली थी, जो अब चली गई थी एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान में, उसका एक तरह से ये उत्तराधिकारी भारत में रह गया था और केरल में ये लगातार कांग्रेस को बाहर रखने में कामयाब थे और कम्युनिस्ट में और इनसे लड़ाई चल रही थी। 1964 में कांग्रेस की सरकार स्वतः गिर गई, तो राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। ये आप इसका एक ट्रेंड ध्यान रखेंगे, इसका एनालिसिस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कांग्रेस की, अच्छा 64 तक हमने देख लिया कि एक तरफा प्रभुत्व रहा है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रारंभिक दिनों से कांग्रेस की जो नीतियां थी वो उदारवादी रही हैं। ये देखिए, ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये आजादी से पहले कांग्रेस का झंडा रहा है और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया। तो अगर आप इस झंडे को देखें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें समरूप, सबको मिलाकर, सबको लेकर चलने वाली स्थिति, और ये जो झंडा वाली ये जो चरखा बनाया गया है, इससे ये बताया गया कि भाई आप श्रम करके स्वावलंबी होकर देश की अर्थव्यवस्था और देश के समाज सबका विकास करिए। तो प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस उदारवादी का संगठन थी जिसका उद्देश्य संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश से लड़ना था। नेपाल वाला याद करिए, नेपाल में दो तरीके के गुट होते थे, एक माओवादी वाला जो चाहते थे सशस्त्र रूप से हम संविधान को लागू करवाएं, और एक चाहते थे कि हम आंदोलन करते रहे और संविधान व्यवस्था बनाएं। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर आगे तक कांग्रेस ये चाहती थी कि हम संवैधानिक रूप से ये प्रयास करें कि देश में क्या हो जाए, ब्रिटिश शासन से हमको छुटकारा मिल जाए और हमको स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाए। संवैधानिक तरीके से आजादी पाने के, या कह सकते हैं संवैधानिक तरीके का मतलब ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से, कोई ऐसा अराजकता न फैलाकर, और प्रयास ये होता था कि नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए आंदोलन करके, मांग करके अपनी आजादी को पाया जाए। शुरुआती दिनों में इसमें मध्यम वर्गीय लोग जुड़े, पढ़े लिखे लोग भी जुड़े। इसमें आप महत्वपूर्ण नामों को देख सकते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को कह सकते हैं कि शिक्षा के स्तर पर, यानी बौद्धिक स्तर पर अंग्रेजों की बहुत खिलाफत की। उन्होंने किताबें लिखी, द ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश इन इंडिया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वेल्थ ड्रेन हो रहा है, भारत में जो वित्तीय शोषण हो रहा है, भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर ले जाकर रखे जा रहे हैं, अंग्रेज उसको चूस के ले जा रहे हैं, इस पर उन्होंने पोल खोला। इन्होंने पहली बार भारत में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या नेशनल इनकम की गणना करने की कोशिश की। तो कई महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। फिरोज शाह मेहता बहुत महत्वपूर्ण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको महात्मा गांधी गुरु भी मानते थे। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शुरू में जुड़े हुए थे, और इनको नरम दल का हिस्सा कहा जाता था कि ये जो नरम दल है, जो चाहता है कि संवैधानिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से आजादी पाई जाए। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा भी कुछ सदस्य कांग्रेस में थे, बाल पाल, जिनको कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के जो लोग थे, श्री अरविंद, ये जो ऐसे लोग थे वो चाहते थे कि युद्ध करके, या आप कह सकते हैं कि अपनी मांग के लिए शस्त्र उठाकर, इस तरह आंदोलन करके, रिवोल्यूशनरी क्रांति करके हम आजादी पाएंगे। 1907 से 1919 तक कांग्रेस उदारवादियों और उग्रवादियों में विभक्त रहा। उग्रवादी से यहां मतलब यह है सिंपल रूप से कि जो एग्रेसिव हो, कहने का मतलब ये कि जो एग्रेसिव हो, जो चाहते थे कि हम एग्रेशन करके या हम हथियारों का सहारा लेके, या उनका ये मानना था कि जैसे आपने ये लाइन सुनी होगी ना कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, इस तरह की बात करके या इस तरह की भावना से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ रहे थे, है ना।
तो सन 1920 से 1947 तक का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था। 1920 में फिर असहयोग आंदोलन आया, गांधी जी ने उसको लीड करना शुरू किया। इस बीच में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था नरम दल गरम दल के में 1907 के बाद, फिर वो एक भी हुए 1915-16 में आके। और गांधी जी जब 1914-15 के आसपास भारत आए, उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे कांग्रेस को समझा और 1920 से उसका नेतृत्व किया। तो कांग्रेस का प्रारंभिक दिनों का इतिहास कुछ इस तरह का है। अच्छा, उसके बाद जब स्वतंत्रता मिल गई तो वो एक राजनीतिक दल के रूप में यहां पे स्थापित हुआ। और पहले जो कांग्रेस था उसका जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था वो दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। ये तो इंदिरा गांधी के जमाने में फिर गाय और बछड़ा हो गया, तब दो बैलों की जोड़ी उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। 1969 में इसका विभाजन भी हो गया, तब कांग्रेस एक तो कांग्रेस आर बनी, जिसने रिक्विजिशन जिसको कहते थे नए तरीके से, और एक कांग्रेस ओ बनी, ठीक है, निंजल लिप्पा वाले। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पुराने लोग इसमें रह गए वो कांग्रेस ओ में रह गए, कांग्रेस आर में नए लोग आ गए, ठीक है। बाद में एक और विभाजन उसका जिसमें कांग्रेस आई बन गई और कांग्रेस आर बन गया, तो कांग्रेस इंदिरा बन गई। जो तो बाद में भी कहा गया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस तरह के स्लोगन्स लगाए गए। तो शहरी अभियान बहुत आए थे, परंतु जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ता गया। तो शुरुआत के दिनों में जब कांग्रेस बिल्कुल नई नई थी या आजादी का आंदोलन लड़ रही थी, तो पहले वहां पे शहरी लोग ज्यादा जुड़े, लेकिन बाद में उसका सोशल आधार बढ़ा और सामाजिक आधार कांग्रेस का बढ़ाने में, यानी समाज के हर वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई। पूरे देश में उन्होंने आंदोलन किया, पूरे देश में सत्याग्रह किया, वर्कर या जो श्रमिक रहते थे उनके लिए अलग आंदोलन, किसानों का जो इंडिगो आप चंपारण आंदोलन है बहुत फेमस, उसके लिए अलग आंदोलन। इसके अलावा जो खिलाफत मूवमेंट था मुस्लिमों की मांग को लेकर, खलीफा वाले मांग को लेकर, उससे करके मुस्लिमों को जोड़ा। फिर जो उन्होंने हरिजन शब्द दिया, जो छोटे जाति के छोटे कास्ट के जो लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको हरिजन शब्द दिया और उनको भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए उस पूरे आंदोलन में जोड़ा, जो उस समय के सो कॉल्ड छोटे कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे। तो इस तरह से उन्होंने अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब लोगों को एक साथ जोड़ा और पूरी कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ता गया। इससे देश के सभी प्रांतों, क्षेत्रों, वर्गों, धर्मों और संप्रदाय, भाषाओं आदि के लोगों की भरमार हो गई, जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1921-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, हम आजादी के बाद एक दलीय प्रभुत्व की बात कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आजादी से पहले उसकी भूमिका बताने की प्रयास है कि जब ये सामाजिक स्तर बढ़ता गया तो तीन जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन 1920-21 में चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 तक चला और भारत छोड़ो आंदोलन जो आखिरी में 1942 तक चला, उसमें समाज के हर वर्ग ने इससे जुड़े, इसका साथ दिया और देश आजाद हुआ। इसीलिए इतने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे कि 15-20 सालों तक जो कांग्रेस का एक छत्र राज चला या वर्चस्व चला, वो इसका सबसे बड़ा कारण था। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो घटनाक्रम थे या ये जो स्ट्रक्चर कांग्रेस का बन चुका था, इस स्ट्रक्चर ने एक दलीय प्रभुत्व में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, कांग्रेस ने कई विरोधी दलों को एक साथ जोड़ा। इसमें किसान भी थे, इसमें उद्योगपति भी थे। देखा यह जाता है कि किसान या तो उद्योगपति के खिलाफ होते हैं, उद्योगपति किसान का शोषण करते पाए गए थे उस समय जमींदारी व्यवस्था में, लेकिन दोनों को एक किया। शहरों के लोग को भी जोड़ा, ग्रामों के लोग भी जोड़ा, मजदूरों को भी जोड़ा, मालिकों को भी जोड़ा, निम्न जाति के लोग भी बने और ऊपर कास्ट के लोग भी बने। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं की थी कांग्रेस ने, ये एक दलीय प्रभुत्व को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। जो जौहरी है उनके शब्दों में कहा गया कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें शहरी और ग्रामीण, उद्योगपति और मजदूर, भूमिपति और किसान, हिंदू मुस्लिम, सवर्ण और अवर्ण, प्रगतिवादी और पुरातनवादी सभी प्रकार के लोग भरे हैं। माने उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो हेट्रोजेनिटी है उसको स्वीकारते हुए विविधता में एकता वाली कंडीशन को मिलाकर एक पार्टी चलाई जाए। ठीक है, तो इसके लंबे जीवन के इतिहास का मूल कारण ढूंढा जा सकता है। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो प्रयास कांग्रेस ने कर लिया था, इसलिए लंबे समय तक वो जीवित रही और काफी समय तक उसका प्रभुत्व बना रहा, वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस की अपनी विचारधारा रही है जिसमें लोकतंत्र और समाजवाद का अनोखा मिश्रण परिलक्षित होता है। मैंने आपको कहा भी था कि हमने लोकतंत्र भी अपनाया और लोकतंत्र भी पूंजीवाद पर आधारित नहीं, किस पर या साम्यवाद पर आधारित नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ समाजवाद पर आधारित, यानी सबकी बराबरी की बात करेंगे, सबके उत्थान की बात करेंगे और जो संसाधन है उसका बराबर वितरण का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें पूरी तरह हम सफल हुए, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू वो करने में का प्रयास कांग्रेस करती रही, जिसके एक अलग अध्ययन है, उस पर एक अलग बातचीत की जा सकती है।
ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का जो समाजवाद था वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है कि एक्सट्रीम की बात करेगा कि सब कुछ बिल्कुल जो है राज्य के हाथ में रहेगा, सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, थोड़ा भी जो है छूट किसी को नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये विकासवादी समाजवाद है जिसमें समाज के समतावादी ढांचे की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं कि स्थापित बात है, बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ऐसा मान के चलती है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं या मानती थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी हर विचारधारा के लोगों को समाहित कर रखा था। ये तो ठीक बात है कि बहुत दिनों तक दो तरह के विचार रखने वाले लोग भी उसमें शामिल थे। ठीक है, जैसे उसमें बहुत गर्म या तुरंत रिएक्ट करने वाले भी लोग थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग और गोखले जैसे लोग भी थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेहरू भी थे। सुभाष चंद्र बोस तो बाद में चले गए छोड़कर, लेकिन काफी दिन तक रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल थोड़ा पूंजीवाद को भी सहयोग करते थे या उसके समर्थन में रहते थे। तो इस तरह कई तरह के विचारों के लोगों को लेकर चल रहे थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने इसी परंपरा को बनाए रखा, प्रयास किया। कांग्रेस एक राष्ट्रीय अखिल भारतीय तथा धर्मनिरपेक्ष संगठन बन गई और बनती रही। यानी ये प्रयास किया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष संगठन बने रहें, और इसकी भूमिका दिखाई पड़ती है संविधान में भी। संविधान सभा में भी कांग्रेस के बहुत लोग थे और इसलिए संविधान में भी अपनाया गया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत रहेगा। नमनशील संगठन होने के कारण कांग्रेस के भीतर सभी प्रकार के तत्व या गुट या विचारधारा रह जाती है। नमनशील यानी कि मान लेना कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा झुक जाते हैं। इसलिए कई विचारधारा के लोग जो है इसमें रह पाए और ये पार्टी चलती रही। ठीक है, इंदिरा ने कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी का बाहर से समर्थन स्वीकार किया। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बिल्कुल रिजिड विचार न होने के कारण अपने से अलग विचार के लोगों का भी समर्थन लेकर कांग्रेस ने सरकारें चलाई हैं। जैसे इंदिरा ने बाहर से कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन लिया। मनमोहन सिंह जब सरकार चला रहे थे तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, दो अलग अलग बिल्कुल ढांचे पर चलने वाली पार्टियों को, दोनों को एक साथ लेकर सरकार चलाई। तो ये कांग्रेस को में देखने के लिए मिला है। और विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस के गठबंधनीय स्वभाव, जिसको कोलिशन टेंडेंसी आप कह सकते हैं। कोलिशन मतलब क्या होता है? गठबंधन करना। यानी कांग्रेस कई दलों को मिलाकर सरकार बनाने का प्रयास करती रही है, इसीलिए उसको ताकत और ज्यादा मिल गई है और बहुत दिनों तक चलता रहा। ये सबसे आखिरी जो या इस समय का प्रेजेंट गठबंधन उनका है, उसको बोलते हैं यूपीए, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, जो प्रेजेंट कंडीशन है। देखिए, हम कांग्रेस की बात इसमें ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही एक दलीय प्रभुत्व का है, इसलिए जो सबसे लंबे समय तक प्रभुत्व रहा है उसकी चर्चा आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो संयुक्त विकासशील जो संगठन है या इनका या गठबंधन है, आप इसको कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के बारे में जाननी जरूरी है। इसी यूपीए की दो सरकारें मनमोहन सिंह ने चलाई, यूपीए 1 और यूपीए 2। एक 2007 से 2004 से और 2009 तक चली, एक 2009 से 2014 तक चली। ठीक है, अभी जो देश में सरकार चल रही है वो एनडीए गठबंधन की चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण गठबंधन में क्या है, इसका अपना नेतृत्व बनाए रखने की कोशिश रहती है और वो सबको समाहित करके चल भी पाती है। सबके जिसको कहते हैं ना बार्गेनिंग, जो अन्य दलों का होता है उसको किसी तरह एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और विशेष परिस्थिति में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि समाजवादी पार्टी को भी समर्थन देना, मनमोहन सिंह ने इस तरह की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन लेकर सरकार चलाई है। तो सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। ठीक है, यानी बड़े बड़े दलों का, अलग अलग विचारधारा के दलों का गठबंधन लेके, सहायता लेके सरकार बनाने का प्रयास किया। कुछ इसी तरह का प्रयास प्रेजेंट सरकार भी या जो भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है उसने भी ये प्रयास किया है कि कई तरह के अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ भी सरकार बनाने का प्रयास किया है, जिससे प्रभुत्व कायम रहे। तो ये जब आप देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, जब आप किसी चीज का एक घटनाक्रम पढ़ते हैं तो उसको आज के प्रेजेंट से जोड़ना जरूरी है। और राजनीति विज्ञान के छात्रों को तो बहुत जरूरी है कि राजनीतिक शोध आपका होना चाहिए, राजनीतिक आपका अध्ययन होना चाहिए, राजनीतिक आपकी जो दूरदर्शिता है या प्रेजेंट कंटेक्स्ट में राजनीति का जो प्रभाव है और उसका असर है, उसके कारण है, ये तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज जरूरी है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ प्रमुख राजनीतिक दल जो इस देश में हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली हुई है। तो 7 ऐसे दल हैं जिन दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली हुई है। सबसे पहले कांग्रेस को ही देख लेते हैं। तो ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना 1885 में हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफी समय तक ये सत्ता में रहा है।
67 के आम चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कई राज्यों में सरकारें नहीं बन पाई। यानी आप कह सकते हैं कि 1967 तक उसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहा, उसके बाद केंद्र में भी थोड़ी कमजोर हुई और राज्यों में और कमजोर होती चली गई। 1969 में उसका विभाजन हो गया। 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हार गई, पहली बार बुरी हार हुई, क्योंकि 1975 में देश में क्या लग गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, आपातकाल। ठीक है, देश में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कर दी थी 1975 में। उसके बाद चुनाव हुए 1977 में, तो उसको हार का सामना करना पड़ा, और हार के बाद फिर एक बार कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस आई और कांग्रेस आर। इस तरह की विभाजन 1978 में कांग्रेस में पूरा देखने के लिए मिला था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय सबसे महत्वपूर्ण दल कांग्रेस ही था, और मैंने आपको बताया भी कि इसमें कई तरह के लोग, कई सोशल सामाजिक वर्गों से आने वाले लोग, मजदूर, किसान, एडवोकेट, जितने अलग जमींदार, सब इसमें शामिल थे। और कांग्रेस द्वारा 1971 में एक महत्वपूर्ण नारा चला गया था, गरीबी हटाओ। ये उस पार्टी का महत्वपूर्ण नारा था इंदिरा गांधी के जमाने में, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस अपना लक्ष्य बताती है कि वो समतावादी समाज की स्थापना करना चाहती है। ठीक है, यानी बराबरी का समाज पूरी सोसाइटी में लाना चाहती है, और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समर्थक है। अच्छा, विकेंद्रीकरण क्या होता है? सेंट्रलाइज पावर को और नीचे तक फैलाना। यानी कांग्रेस ये कहती है कि जो पावर है वो केवल एक जगह नहीं होना चाहिए, नीचे तक भी पावर का ट्रांसफर होना चाहिए, जिसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसका उदाहरण आप पंचायत देख सकते हैं। पंचायत के जो इलेक्शन है, ये कांग्रेस कहती है कि हम इसके समर्थक हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, यह है भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और 5 अप्रैल 1980 को, जो देखिए जनसंघ वाला आपने देखा होगा दूसरे तीसरे आम चुनाव में, पहले जनसंघ के नाम से ये पार्टी थी, और इसके जो प्रमुख विचारक थे में रहे हुए हैं, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग हैं, जो इस पार्टी के आइडियोलॉजी के पीछे रहे हैं, या जिन लोगों की आइडियोलॉजी ये पार्टी फॉलो करती है। 1925 में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बना था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज भी बहुत प्रचलित है, जिसकी बातचीत आप अक्सर सुन सकते हैं। तो ये आरएसएस का जो विचार है, आरएसएस की जो पद्धति है, वो इस पार्टी को बैक करती है, वो इस पार्टी का समर्थन करती है, और उसके बैकिंग से ये पार्टी अपने आप को और मजबूत बनाती है। तो जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में 2 दिनों का सम्मेलन किया और नई पार्टी का निश्चय किया 1980 में, और 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो 1980 में पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो लोकसभा के सदस्य पहले दूसरे आम चुनाव से ही बनते हुए चले आ रहे थे, उनकी अध्यक्ष और जनसंघ के महत्वपूर्ण नेता थे, उनकी अध्यक्षता में ये नई पार्टी का गठन हुआ। पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तथा गांधीवादी अर्थदृष्टि को अपना आदर्श बनाया। देखिए 1975 में जब आपातकाल आया था, तो जयप्रकाश नारायण जो बिहार के थे, उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति चलाई थी, बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाया था। खैर आपातकाल से जस्ट पहले ही उनका तो पूरा आंदोलन और पूरी भूमिका तैयार हो गई थी, चल भी रही थी, और उसमें बहुत दमन भी किया गया आपातकाल में। तो उनकी जो संपूर्ण क्रांति की नीति थी, और इसके अलावा जो गांधी की अर्थदृष्टि मतलब गांधी क्या चाहते थे, गांव को एक अर्थव्यवस्था के रूप में, या जिसको कहते हैं हम कि जो स्वदेशी वाला कंसेप्ट था, ये सारी चीजें इन्होंने अपनाया। 6 मई 1980 को जारी किए गए अपने आधारभूत नीति वक्तव्य में पार्टी ने 5 निष्ठाएं बताई। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रमुख 5 अपनी निष्ठाएं क्या बताती है, घोषित करती है। एक तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्रवाद इनका सबसे प्रमुख निष्ठा है कि राष्ट्रवाद पर ये बात अक्सर ये पार्टी करती रहती है। लोकतंत्र, प्रभावकारी, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? जो कभी किसी एक धर्म का प्रभुत्व न हो, राज्य का कोई एक धर्म न हो, लेकिन ये कहते हैं प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, जिसकी खुलकर बात करते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। गांधीवादी समाजवाद, अभी मैंने बताया कि गांधीवादी समाजवाद का मतलब ये था कि हर व्यक्ति उसमें क्या था, राज्य की भूमिका बहुत कम हो, गांव को विकसित किया जाए, गांव के उद्योग को विकसित किया जाए, गांव अपने निर्णय लेने में खुद स्वतंत्र हो, ये सारी बातें। और सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति, और ये कहते हैं कि भाई साफ, फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 27 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ, जिसमें 55,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो काफी प्रचलित हुआ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी मैंने बताया, जिसको आरएसएस, इनके सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और ये इसमें लीड रोल प्ले करते हैं इनके राजनीतिक उत्थान में भी, और इनका थिंक टैंक जिसको माना जाता है, वो आरएसएस को माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। ठीक है, तो प्रारंभ में दल को समाज और उच्च वर्ग तथा व्यापारी वर्गों का ही समर्थन हासिल था, लेकिन धीरे धीरे जो है इस दल को सभी लोगों का समर्थन मिलता चला गया है। और अभी जो सरकार हाल के दौरों में बनी,
जब एनडीए की, तो उसमें देखा गया कि गरीब कल्याण उत्थान के लिए कई योजनाएं इस पार्टी की सरकार ने घोषित की, जिसमें उज्ज्वला योजना जैसी योजना शामिल रही, गोवर्धन जैसी योजना शामिल रही, कई सारी ऐसी योजनाएं देखने के लिए मिल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह की योजनाओं से इनको फिर और भी निचले वर्ग का समर्थन मिलता रहा। भाजपा घोषित तौर पर राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, गांधीवादी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषपत्र में कहा है कि वो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की जब बात आती है, यानी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, तो कहती है भाई कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यह है कि ऐसा नहीं कि आप धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में किसी एक धर्म, विशेष करके वो कहते हैं कि हिंदू धर्म का आप शोषण करके और राजनीतिक लाभ लीजिए किसी विशेष धर्म का, या जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको लुभा के उनका वोट बैंक बनाइए, ऐसा धर्मनिरपेक्षता आप मत करिए। इनकी ये मान्यता है, ये कहना है। भाजपा अनुच्छेद जो 370 था, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसके विरोध में हमेशा बात करती रही है और इसकी सरकार ने 2019 में इस अनुच्छेद को हटा भी दिया है। इसके अलावा जो भाजपा और महत्वपूर्ण बातें करती है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है ना। वो पूरे देश में समान नागरिक संहिता, यानी इसका मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून या अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए, समान धर्म संहिता होनी चाहिए, इसके पक्ष में रहती है। ठीक है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात अक्सर कहती है। उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त की भी जो घोषणा हुई थी उसका समर्थन किया। पंचायती राज संस्थाओं में विश्वास करती है और गांधी जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाने और विकसित करने का प्रयास करती है। वो कहती है कि भाई गांधी जी जो कह गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो थियरी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मान्यता है, इसलिए इन मान्यताओं को बहुत ज्यादा वो मानती है, इन मान्यताओं को आगे लेकर चलने का प्रयास करती है। ठीक है, ठीक है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में इनकी जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र सब में एकता हो, समानता हो, इस तरह की समाज का स्थापना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, ऐसा कहती है। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी आजादी से पहले 1934 में ही के आसपास इसका गठन हो गया था और एक बहुत महत्वपूर्ण नेता एमएन रॉय माने जाते हैं, इनकी अगुवाई में अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, स्थापना 1924 में हो गई थी, जिसकी स्थापना मार्क्सवादी विचारक एमएन रॉय की योगदान था। 1934 में इस दल को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके पश्चात साम्यवादियों ने कांग्रेस में रहकर काम किया। और मैंने अभी बताया था जब कांग्रेस वाली चर्चा हो रही थी कि वो कई तरह के विचारधारा के लोगों को अपने आप में समाहित करके रख लेते थे। सन 1957 में इसे केरल में सरकार बनाने का अवसर मिला। केरल, त्रिपुरा, ये सब ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज्यादा वर्चस्व रहा है। कभी उत्तरी या मध्य भारत में इनका वर्चस्व बन नहीं पाया और अब तो ये बिल्कुल भी इनका कहीं सिग्निफिकेंस नहीं है। जो एक दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी आगे चर्चा करेंगे, उसकी तो एक राज्य में सरकार भी है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई और एक दूसरा बना सीपीआईएम, जिसकी आगे हम बात करेंगे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। वो इनसे थोड़ा उग्र था। कह सकते हैं कि इसमें ऐसे लोग जो थोड़े उग्र रहना चाह रहे थे, जो चाहते थे कि कभी कभी तो इतनी उग्रता कि वो हथियार उठाने पर आमादा थे, उस तरह के लोगों ने मिलकर एक सीपीआईएम बनाया। ठीक है, और इसके दो भाग हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई तो पहले वाला रह गया और दूसरा सीपीआईएम बन गया। तो एक थोड़ा दक्षिणपंथी सीपीआई रह गया और वामपंथ यानी जो ज्यादा एग्रेसिव है, वो ज्यादा चीन के विचारों से मेल खाता साम्यवादी विचारधारा रहता था, उसने एक अलग पार्टी बनाई। ठीक है, भारत को श्रमिकों का दल कहा गया है इस पार्टी की आइडियोलॉजी में, यानी ये लेबर जो है, जितने कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनका मुख्य जो एजेंडा रहता था वो लेबर यानी कि मजदूर वर्ग जो है उनके उत्थान और पूरी जो समाज में या पूरे देश की जो संसाधन है वो सब में बिल्कुल बराबर वितरित होने चाहिए। कोई एलिट क्लास नहीं होना चाहिए, कोई धनी वर्ग या अपर वर्ग नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी में रही है। इसका उद्देश्य मनुष्य सभी प्रकार के शोषण का अंत करे, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अमीर वर्ग है वो मजदूर वर्ग को सताए या परेशान करे। ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह के महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडा में हमेशा शामिल रहे। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी जो था, मार्क्सिस्ट, ये अपेक्षाकृत उग्र घटक है, ज्यादा एग्रेसिव है और ये हिंसात्मक तरीके भी कभी कभी अपनाने का प्रयास करता है। इसके अनुसार जो साम्यवादी समाज की स्थापना है वो केवल क्रांति के द्वारा ही की जा सकती है। वो कहते हैं कि जब तक आप क्रांति नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर हिंसा भी कर दीजिए, तब जाके आपको चीजें मिलेंगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सामाजिक आधार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अधिक है। जो पहली वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके एक राजा महत्वपूर्ण ए राजा हैं। ठीक है, और इससे बुद्धिजीवियों, युवकों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को, छोटे किसानों को समर्थन प्राप्त है। और इसमें एक महत्वपूर्ण नेता है सीताराम येचुरी इस समय। ठीक है, प्रेजेंट में सीताराम येचुरी। ठीक है, और इस पार्टी की केरला में सरकार है, केरल में, और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। पिनरई
बीजवन, जो केरल के क्या है मुख्यमंत्री हैं। तो अभी केवल केरला में इनकी सरकार है, उससे पहले बंगाल में रही है, त्रिपुरा में इनका वर्चस्व रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी श्रमिक वर्ग का बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो ये इसका सामाजिक आधार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में रहा है, लेकिन अब केवल केरल में ही सरकार है। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 2 में इसका उद्देश्य बताया गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी मार्गदर्शक है। उसको यह मानना है कि भाई देखो, क्रांति होनी चाहिए, लेकिन उस मार्गदर्शन में होना चाहिए, एक दायरे में होना चाहिए, एक नियम से होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हम करेंगे, ऐसा वो मानती है। इसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग का राज्य पर एकाधिकार स्थापित करके समाजवाद को, साम्यवाद को लाना है। सर्वहारा वर्ग कौन सा है? जो शोषित है, वंचित है, जो नीचे के तबके का है, यानी उनका यह मानना है कि सर्वहारा वर्ग जो है उनका विकास होना चाहिए, और जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर रिच क्लास है, उनका केवल अस्तित्व नहीं बना रहना चाहिए, सब में बराबरी का एक तरह का इसमें विभाजन होना चाहिए, रिसोर्सेस का, जो भी राज्य की, देश की संपत्ति है, उन सब का। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है इस बात की। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह अभी CPIM का ये है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात है। तो ये पार्टी जनवादी लोकतंत्र द्वारा समाज में एक स्थापना करना चाह रही है समानता की, और ये बात ये करती है कि सभी, इनका ये मानना है कि विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, कोई पूंजी प्राइवेट के लोगों में नहीं होनी चाहिए, सब देश के लोगों में राष्ट्रीयकरण उसका कर देना चाहिए, लोगों को उसका मालिक बनाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध, इनका मानना है कि कोई MNC नहीं होनी चाहिए, बाहर की कंपनियों का यहाँ कोई आगमन नहीं होना चाहिए, श्रमिकों के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो, इससे कम वेतन नहीं मिलेगा, ये बात ये करते हैं, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, महिलाओं की सेवा में समान अधिकार, बेरोजगारों को भत्ता और नौकरी, ये सारी जो पूरी एक तरह से कर सकते हैं मजदूर वर्ग की, नीचे के लोगों की जो मांग है, इसको ये लगातार अपने पार्टी के द्वारा उठाते रहते हैं, आइडियोलॉजी के द्वारा उठाते रहते हैं। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण जो दल है, राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी, जिसको BSP कहते हैं। ठीक है, जिसके प्रमुख नेता सबसे पहले काशीराम रहे, काशीराम के बाद मायावती अभी हैं। तो 14 अप्रैल 1984 को उत्तर प्रदेश में हुई, और वर्तमान में सुश्री मायावती इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसकी सरकार आज तक केवल एक ही राज्य में बन पाई है, वो उत्तर प्रदेश, और जो मायावती मुख्यमंत्री रही हैं। और मायावती के मुख्यमंत्री का जो काल था वो 2007 से 2012 तक रहा था। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का, जो उससे पहले वो बन चुकी थी 90 के दशक में भी, जो पूर्ण कार्यकाल उनका चला 5 साल का जब मुख्यमंत्री रही, वो 2007 से 2012 तक रही। उसके पहले भाजपा के गठबंधन के साथ उनकी सरकार चली थी और वो मुख्यमंत्री रही थी। बसपा मुख्य रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। इनका सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, या जो वोट जहां मांगते हैं, वो दलित जो है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनको अपना वो सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है। और पहले उन्होंने ये माना था कि केवल दलित उनके वोट हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, कि सभी लोगों को एक साथ मिला के चलेंगे, तभी हम सरकार में बने रह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका उच्च जातियों के वर्चस्व का विरोध रहता है हमेशा, कि ऊंची जातियां जो है नीची जातियों को दबा रही हैं, ऐसा वो बार बार मानते थे। काशीराम कहते थे कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सदैव और खुले रूप से विरोध करते हैं। उनका मानता था कि जो ब्राह्मण या उच्च कास्ट के लोग हैं वो हमें दबा रहे हैं और इसका हम विरोध करते रहेंगे। बसपा सामाजिक परिवर्तन और दलितों के उद्धार की पार्टी है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी मानती है, और लगातार ये देश में उसी आइडियोलॉजी पर काम करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब एक पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता है शरद पवार। ठीक है, मुख्य रूप से नेता है शरद पवार, उनकी इमेज भी आप देखेंगे अभी। और ये पहले कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। बाद में 90 के दशक में जब सोनिया गांधी का जमाना आया, तो मतभेद के कारण इन्होंने पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बना ली। अभी इसकी सरकार, ये महाराष्ट्र में ही ज्यादा बेस्ड है, महाराष्ट्र में। और अभी हाल के दिनों में कांग्रेस, शिवसेना और इनकी गठबंधन की सरकार बनी थी, तो जो चली। तो यह दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग हुआ घटक है। इसकी स्थापना 27 मई 1999 को हुई। इसके प्रमुख नेता शरद पवार हैं। 13वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी को 4 राज्य, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, यहां 49 अधिक मत प्राप्त हुए। ठीक है, 4.9% से अधिक मत प्राप्त हुए, और इसलिए इसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई। तो 4 अगर राज्यों में भी आपको स्टेट दल का मिल जाता है दर्जा, यानी अगर आप 4 राज्यों में भी स्टेट पार्टी का दर्जा पा लेते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा मिल जाता है। इसीलिए यहां पर इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली हुई है। अब ये एक नया राष्ट्रीय दल है, इसलिए इसके स्वरूप और कार्य प्रणाली के बारे में ज्यादा कहना मुश्किल है कि क्या प्रणाली है, क्या आइडियोलॉजी है। लेकिन ये भी समाजवाद की बात करता है, और ये भी यही बात करता है कि सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना है। ये शरद पवार हैं, जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं, ICC के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी महाराष्ट्र में इनकी पार्टी का सरकार भी बना था कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गठबंधन की सरकार। लास्ट में जो सबसे नई पार्टी जिसको अभी राष्ट्रीय दर्जा मिला है राष्ट्रीय दल का, वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म ममता बनर्जी इसकी प्रमुख नेता है। कांग्रेस के मध्य विवाद जो हुआ था इसी कारण हुआ। ये भी कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी 1998 में। पार्टी का लक्ष्य यह है कि राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि क्षेत्र में भारत का समग्र विकास किया जाए। इनका मानना है कि भारत का पूरा विकास इन सभी मार्गों में होना चाहिए, सभी सेक्टर्स में होना चाहिए। भारत को इसकी विविधता के चलते एक वैश्विक शक्ति बनाना, यानी भारत में बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के कल्चर हैं, बहुत तरह के लोग हैं। इसी विविधता, डायवर्सिटी का फायदा बना के भारत को एक विश्व शक्ति बनाया जाए, ऐसा मानती है तृणमूल कांग्रेस। यानी अब हम एक दल के प्रभुत्व से होते हुए बहुदलीय सिस्टम में घुस रहे हैं, ये मेरा प्रयास है। और ये मैंने इन पार्टियों की चर्चा की जो राष्ट्रीय पार्टी का जिनको दर्जा मिला हुआ है। तो ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इनका आज तक सरकार केवल पश्चिम बंगाल में ही बन पाया। और इन्होंने ये बोला कि संविधान के उपबंधों का अक्षरशः पालन करेंगे, जो संविधान में उसको मानेंगे। राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की स्थापना में योगदान देंगे। इलिटरेसी, जो निरक्षरता है, गरीबी है, अन्याय की समाप्ति के लिए अपनी पूरा प्रयास करेंगे और सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC जिसको कहते हैं, ये इसका आइडियोलॉजी है, जो अभी पश्चिम बंगाल के अलावा कई राज्यों में इसको मिल गया था और भी राष्ट्रीय दल का दर्जा, इसलिए इनको राज्य के दल का दर्जा मिल गया था, इसलिए राष्ट्रीय दल का भी दर्जा इनको मिल गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे जिनको राष्ट्र स्तर पर मिला हुआ है राजनीतिक दल का दर्जा। और जो एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस का चला हुआ आ रहा था, उस एक दलीय प्रभुत्व को इन्होंने चुनौती दी है। और चुनौती देने के बाद अब धीरे धीरे बहुदलीय प्रणाली की तरफ भारत की पूरी राजनीति बढ़ रही है। जो एक कांग्रेस का दबदबा होता था, अब गठबंधन की राजनीति का जमाना आ गया है। ये गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव रहे हैं, कैसे भारत में विकास हुआ, उस पर भी एक चर्चा के लिए हम वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो करेंगे। और जो NCERT में भी इसकी विस्तृत चर्चा है और कई स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी बहुदलीय प्रणाली की बात की गई है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपके हमेशा परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बना रहेगा और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इसका एक रिवीजन देख सकते हैं कि कैसे आजादी से 1967 तक, 70 के दशक तक एक तरह से कांग्रेस का एक अधिकार रहा, उसके बाद उसको चुनौती मिली और बहुदलीय प्रणाली भारत में लागू हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रिवीजन आज का था एक दल के वर्चस्व को लेकर, जिसको हमने किया। इससे संबंधित NCERT सॉल्यूशंस, MCQs भी करेंगे, आप जरूर उसको फॉलो करिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों का विस्तृत आपको अध्ययन करने का मौका देता है, बिल्कुल निःशुल्क। सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे, CBSE बोर्ड्स के बच्चे अलग अलग विषयों को हिंदी माध्यम में निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ पढ़ सकते हैं। आपको करना यह है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा चैनल को। www.magnetbrains.com की जो वेबसाइट है, वहां क्रमवार सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का वहां वीडियो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। उसमें जाकर आप जरूर पढ़ाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर भी वहां पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।